आइए। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और बताइए आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो बीजेपी और आप और कांग्रेस लड़ रहे हैं, हाँ, तीनों में क्या संभावना दिख रही है? मैं विजिबल हूँ। विजिबल है आप, दिख रहे हैं। अच्छा, आप टोपी लगाए हैं और अच्छा, ठीक है। देखिए, आपका जो सवाल है ना कि संभावनाएं जो है दिल्ली में क्या है, तो एक चीज आप ये मान के चलिए कि दिल्ली में अब की बार केजरीवाल जी की जो लॉन्ग लास्टिंग इमेज थी, कट्टर ईमानदार की और दिल्ली के मालिक हम हैं, बीजेपी ने इसको सक्सेसफुली काफी हद तक डेंट किया है। और इसका प्रमाण ये है कि अब की बार चुनाव में बार बार कट्टर ईमानदार शब्द का जो प्रयोग केजरीवाल करते थे और उनके पार्टी के सारे नेता करते थे, शायद अब की बार किसी ने सीना ठोक के ये नहीं बोला कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये शब्द ही वो लोग भूल गए हैं। तो पब्लिक परसेप्शन डेफिनेटली एक चेंज हुआ है। इसीलिए मैंने एक शब्द यूज किया, जो लॉन्ग लास्टिंग इमेज इन्होंने ब्रांडिंग की थी, बिल्ड की थी, वो लगभग लगभग बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब की बार इन सब चीजों को देखते हुए ये लगता है कि केजरीवाल के लिए राहें उतनी आसान नहीं है। जैसे पहले 70 में से 68 सीट ले आए, यानी एक तरीके से क्लीन स्वीप ही कर रहे थे लगातार, तो वो मुश्किल है। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल चुनाव में हार जाए, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें, तीन जो मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके कैंपेन के डायनामिक्स को कंपैरिजन करें, तो अब की बार केजरीवाल कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। बीजेपी के तरफ से जो अटैक किया गया है वो बहुत लीथल अटैक है, इनके परसेप्शन को लेके, इनके नेताओं के परसेप्शन को लेके, कैंपेन में जो ऑफरिंग होती है। अब की बार आप ये देखिए, फर्क ये है कि केजरीवाल हमेशा अटैकिंग मूड में रहते थे, अब की बार आम आदमी पार्टी जो है वो डिफेंसिव मूड पे है। ये एक बहुत मतलब कमजोर चीज है आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये डिफेंसिव मूड पे है, रक्षात्मक जो है मूड पे चले गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को डेंट लगेगा, और ज्यादातर चांसेस इस चीज के भी हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी सरकार न बना पाए। मतलब उनका फ्री का स्कीम भी नहीं, काम नहीं कर रहा है। देखिए, जो फ्री स्कीम, फ्री बीज की जो बात होती है, अब 10 साल से अगर फ्री बीज की भी बात हो तो उसका इम्पैक्ट भी जो होता है, या उसकी जो अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पावर होती है वोटर्स को या पब्लिक को अपने से जोड़ के रखने, बांध के रखने के, वो मैग्नेटिक पावर भी तो धीरे धीरे डाइल्यूट होती चली जाती है, लोग उठते चले जाते हैं। तो फ्री स्कीम का भी जो इनका प्रेजेंटेशन है वो भी रक्षात्मक मूड में है, अटैकिंग मूड में या उतने जोश में नहीं है। इसके साथ ही अगर बीजेपी का कॉम्पिटिटिव अटैक देखा जाए, तो बीजेपी ने भी जो स्कीमें दी हैं कुछ इस तरीके से दिया है कि इनकी जितनी भी स्कीमें चल रही थी उसके ऊपर वो भारी पड़ रही हैं। तो कुल मिला के अभी तक बीजेपी इस चीज में तो सक्सेसफुल जरूर हुई है कि केजरीवाल के तरफ जो लगाव था, उन वोटर को कंफ्यूज करना, जो फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले वोटर को कंफ्यूज करिए, फिर कन्विंस करिए, इतना तो ये सक्सेस हो गए हैं। और धीरे धीरे जो केजरीवाल के भी पोटेंशियल वोटर्स थे, जो जैसे रिक्शे वाले हो गए, ऑटो रिक्शे वाले हो गए, ये लोग भी अब सोचने पर विवश हैं कि केजरीवाल के साथ रहा जाए कि न रहा जाए। केजरीवाल अपनी पूरी पार्टी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से अब की बार चुनौती बीजेपी से महसूस कर रहे हैं। जी, तो ज्यादातर किसकी संभावना, कितनी सीट की संभावना दिख रही है देखिए इसमें तो बीजेपी या तो केजरीवाल की? अब की बार जो संभावनाएं दिख रही हैं, पहली संभावना आप ये मान के चलिए कि अगर तीन पार्टी है तो कहीं बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले चुनाव प्रचार भी जो होते थे वो एक तरफा होते थे। और इसके पहले के चुनाव प्रचार में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी शायद उतना इम्पैक्टफुल प्रचार नहीं कर पाती थी, हालांकि उनके सारे नेता लगे रहते थे, लेकिन डीपर पेनेट्रेशन और डीपर इम्पैक्ट जो होता था वो चीज नहीं हो पाता था। तो अब की बार ये जो है क्यूज मुझे दिख रहा है, ये पॉलिटिकल ट्रिगर मुझे दिख रहा है कि अब की बार इम्पैक्ट बहुत इफेक्टिव और बहुत डीपर है पब्लिक के ऊपर, दिल्ली के वोटरों के ऊपर। इसके बाद एक चीज और हम ये जो नोट कर रहे हैं
कि केजरीवाल उतने इफेक्टिव तरीके से न तो अपने कैंपेन को लॉन्च कर पा रहे हैं, न डिफेंस भी उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो, बहुत क्लोज सीटें जो है हुआ है, तो इस कंडीशन में भी बीजेपी बाजी मारेगी। और अगर बीजेपी कोशिश ये करेगी कि लगभग 45 और 50 सीट के आसपास का मार्जिन ये रखे, तो मुझे ये लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी अब की बार मैं बीजेपी को दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी मैं क्लोज कॉन्टेस्ट को दूंगा, थर्ड प्रायोरिटी पे मैं आम आदमी पार्टी को ये रखना चाहूंगा कि शायद वो जो है पूर्ण बहुमत वो उनको मिले। केजरीवाल जी भी आपसे कोई, कुलदीप जी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, बताएं। सर जी, अपना जो महाराष्ट्र में एक स्कीम आया था लाडली बहना। शुक्ला जी पीछे शोर बहुत हो रहा है, थोड़ा बंद करिए प्लीज, नॉइज बहुत आ रहा है। एक स्कीम था महाराष्ट्र में लाडली बहना का, जिसको लेकर लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जीत का सबसे बड़ा श्रेय लाडली बहना को जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो आकलन है क्षेत्र में घूमने से एक चीज पता चला, ये हिंदू धारा पे जो अपनी बीजेपी की एक मानसिकता है उसकी जीत है। मतलब जो वोटर थे एक हिंदू माने एकता की जीत है, लेकिन लोग इसको एक लाडली बहना की जीत बताकर हिंदू एकता को एक रूप से कम आकलन कर रहे हैं। मतलब उसकी जो समीक्षा होनी चाहिए उसकी आकलन नहीं हो रहा है। हमें इस जीत के पीछे क्या, आपका क्या राय है? ये जीत में किसकी है? लाडली बहना है कि हिंदू की एकता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स में इलेक्शन में कम से कम 1000 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जिनको पॉलिटिकल ट्रिगर और पॉलिटिकल क्यूज और पॉलिटिकल ट्रिगर टेक्निकल वे में बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदुत्व की जीत थी, लाडली बहना का रोल नहीं था। लाडली बहना यानी महिलाओं के लिए अगर कोई स्कीम है, तो एक महिला अगर प्रभावित हो गई तो वो घर के 4-5 लोगों के साथ साथ अपने अगल बगल मोहल्ले के भी काफी महिलाओं को, सखियों को, सहेलियों को प्रभावित करती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। फीमेल वोटर्स का अगर आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो दे आर मोर इंटरएक्टिव। और फीमेल वोटर यानी महिलाएं अगर आपसे कन्विंस हो गई तो आपका प्रचार कहीं अच्छे तरीके से करती है इन कंपैरिजन ऑफ मेल वोटर। वो वाचाल ज्यादा होती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है ज्यादा इमोशन से भरी रहती है, वो अच्छी प्रस्तोता होती हैं जो महिलाएं होती हैं। रही बात हिंदुत्व की, देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हिंदुत्व को एजेंडा बना करके क्लियर कट कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। हिंदुत्व की धारा या रिलीजन को आप बोलिए तो वो एक ऐसी धारा होती है जो कि लेटेंट फैक्टर की तरह यानी कि गुप्त फैक्टर की तरह काम करती है। अगर ऐसे कुछ क्यूज, हालांकि फडणवीस साहब ने कई जो है वीर रस की कविताएं भी गाए थे कि जागो हिंदू जागो, डेफिनेटली उसने एक जोश भरा, कम समय में जोश भरा, और मराठा इतिहास को इन्होंने मराठियों को याद दिलाया, वीर शिवाजी और उस समकालीन उस समय के जितने भी जो मराठा के इतिहास रहे हैं। तो उसका ये हुआ कि बहुत तेजी से प्रहार करते हुए वोटरों को एकदम से अपने फेवर में कर लेना, एक भावना उनके अंदर उद्वेलित कर देना। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत तेजी से वोटर जो थे वो सारी और चीजों को, जैसे फ्री वीज हो गए, मुफ्त की और जो योजनाएं थी, या विपक्षी पार्टियों ने, अघाड़ी ने, महाविकास अघाड़ी ने जो ऑफर्स दिए थे, उनका इम्पैक्ट कम हो गया, लोगों का झुकाव इस तरफ हो गया। तो पॉलिटिकल क्यूज अगर आप देखेंगे, और पॉलिटिकल ट्रिगर क्या है, पॉलिटिकल क्यूज महिलाओं का जो आपने बोला योजना, वो पॉलिटिकल क्यूज है। और पॉलिटिकल ट्रिगर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल ट्रिगर डेफिनेटली ये जो हिंदुत्व का जो इन्होंने प्रचार किया वो उसने पॉलिटिकल ट्रिगर की तरह काम किया। जी हेलो जी, पूछिए। महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, जैसे हरियाणा में भी हुआ, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहो सेफ रहो, तो क्या ये नारा काम करेगा दिल्ली में? दिल्ली में देखिए अभी इस चीज को लेकर के कोई कैंपेन नहीं हुआ है, लेकिन ये नारा डेफिनेटली एक बहुत, मैंने आपको बोला ना, ये पॉलिटिकल ट्रिगर की कैटेगरी में आता है। तो पॉलिटिकल ट्रिगर
काम कैसे करता है, उद्दीपन कैसे ये करता है कि बहुत तेजी से आपके फॉलोअर्स को एकत्रित करता है और एक टारगेट के लिए मूव कर देता है, एक डिसाइसिव डिसीजन के लिए जो है वो उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अभी इस तरह का कोई कैंपेन उतने इफेक्टिव वे में दिल्ली में नहीं चला है, बीजेपी ने नहीं चलाया है। अगर ये कैंपेन चलेगा तो उस वक्त मैं ऑब्जर्व करूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन होगी आप प्रबुद्ध जनों के सामने मैं रखूंगा उसको। जो देख रहे हैं हमारे संतोष पांडे जी बड़े भाई और सभी दिनेश जायसवाल जी, सभी को हृदय से प्रणाम और नमस्कार। हमारे दिल्ली से पत्रकार AK मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी करते हैं और आप उनको सुन रहे हैं, तो आप देखते रहिए और कुछ सवाल उनसे और लेते हैं हम। जी सवाल लीजिए भैया। एक चीज हमें और नहीं समझ में आ रहा है, अभी दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री का स्कीम पिछले 10 सालों से चालू किए थे, उनके उस स्कीम से कुछ न कुछ लोग जुड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लोग उनके उस स्कीम से जुड़े हों। लेकिन इस बार अपना भारतीय जनता पार्टी भी उनके उसी स्कीम को लेके आगे जा रही है, जो कि ठीक है, एक रूप से मानेंगे तो अपना उनकी एक काट है तो ठीक है, लेकिन इसकी असर क्या पब्लिक के अंदर क्या मैसेज जाएगी? अन्य राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी तो अन्य राज्य में भी इसी तरह से मांग उठेगी कि यहाँ भी बिजली फ्री करो, यहाँ भी पानी फ्री करो। इसका आने वाली राजनीति क्या होगा? भाजपा इस राजनीति में कहीं दिक्कत में तो नहीं फंस जाएगी फ्री स्कीम को जो लेके चल रही है? नहीं, देखिए, दिल्ली जीतना, दिल्ली का किला जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं भाजपा की बात करूं और इनके कैंपेन को देखते हुए, अब की बार बीजेपी मुझे लग रहा है कि बहुत ही एग्रेसिव है, जैसे कि उन्होंने ठान लिया है कि कैसे भी हो दिल्ली के लाल किले को हमें फतह करना है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी फ्री बीज वाली, फ्री बीज की राजनीति जो होती है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये वोटरों के ऊपर और जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है, चाहे वो बहुत छोटी ही अमाउंट क्यों ना हो, जैसे 5 रुपए का बस का टिकट। तो पब्लिक इसके इम्पैक्ट को हृदय से महसूस करती है, दिल से महसूस करती है कि हाँ ये बेनिफिट मुझे मिला। लेकिन कोई भी स्कीम हो, जैसे दिल्ली में अब 10 सालों से फ्री बीज की स्कीम चल रही है, तो वो पब्लिक उसको, उसका आनंद लेते लेते, उसको अनुभव करते करते उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट होता चला जाता है। लेकिन लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। एक जो ये कहावत है कि विष को विष ही मारता है, सांप का काटा हुआ उसका जहर उतारने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी सांप के जहर से ही बनता है। तो बीजेपी ने अब की बार यही रणनीति अपनाई है, और अगर चुनाव जीतने के हिसाब से देखा जाए तो कैसे भी हो चुनाव जीतना चाहिए, सारी पार्टियां ये कोशिश करती हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी फ्री बीज का यूज कर रही है तो बीजेपी या कांग्रेस कोई और पार्टी करे तो उसमें जो है मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है। लेकिन राष्ट्र हित में देखा जाए तो ये फ्री बीज जो है, ये इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ कि इससे कोई बहुत, देखिए, राजनीति होनी इसलिए चाहिए कि चहुमुखी विकास हो और लॉन्ग लास्टिंग विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फ्री बीज की आज बस के टिकट की मांग हो रही है, कल को सारी चीजें फ्री हो जाएंगी, फिर डिमांड ये होगी कि जी दुकानों में जो साबुन तेल मिल रहा है वो भी फ्री दीजिए। तो फिर उससे बेटर ये है कि डेमोक्रेसी को छोड़ के जो रशिया में सिस्टम था कि भाई सब कुछ सरकार करेगी, आपको ब्रेड बटर खाना पीना चाय का महीने भर का कोटा हो जाएगा, सरकार देगी, सारे बच्चे सरकारी घरों में रहेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। तो ये जो लेनिन मार्क्स ये इन सब की जो सोच है, फ्री डेमोक्रेसी में एक परफेक्ट संतुलन होना, बैलेंस होना सारी चीजों के बीच, जो जरूरी है, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनको वाकई में सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलने चाहिए, शिक्षा में, खाद्य पदार्थों में। लेकिन चुनाव का मुद्दा बन के और हर चुनाव में ये मुद्दा बन जाए कि हर चीज के लिए हम फ्री बीज देंगे, हर आदमी को देंगे, ये एक बहुत गलत चीज है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो चीजों को सब्सिडाइज जरूर करना चाहिए, उसमें फ्री बीज दें तो वो एक अच्छी चीज है। जी भैया, अभी प्रयागराज जो अपना चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज में,
और उत्तर भारतीय वोटर जो माने जाते हैं कि दिल्ली में काफी मात्रा में काफी संख्या में उत्तर भारतीय वोटर हैं, जिसे कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने बसों में भर कर यूपी के बॉर्डर पे ले जाके छोड़ दिए। वहां पे उनको ये नहीं समझ में आया कि लोग यहाँ से जाएंगे तो उनका घर पे गांव के लोग उनको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। बीमारी जिस तरह से फैली हुई थी, अन्य राज्यों से लोग आने के बाद गांव में थोड़ा सा दूरियां बनाते थे, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल बसों में ले जाके भर के यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिए। जिसके बाद योगी जी ने जिस तरह से कार्य किया उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर कोरोना काल में, वो आज काफी अच्छी उसकी रिजल्ट हम लोग के सामने है। क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? एक तो प्रयागराज, दूसरा उनका जो बसों में भर के उत्तर भारतीयों को छोड़ दिए थे। अभी ये एक आरोप भी बीच में लगाए कि उत्तर भारतीयों का वोट यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। मतलब वो एक तरफ से उत्तर भारतीयों को टारगेट भी करते हैं, दूसरा उत्तर भारतीयों का वोट भी लेने का प्रयास करते हैं अरविंद केजरीवाल। इसकी कि आने वाले चुनाव में क्या असर देखा जा सकता है बॉर्डर पे भेजना और प्लस प्रयागराज में चल रही है महाकुंभ का? आपके दो सवाल हैं। महाकुंभ का जो विषय है वो अलग है, वो राजनीति से बहुत ऊंची चीज है और हजारों हजारों साल, लाखों साल की परंपरा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले उत्तर भारतीय का मामला देखा जाए। जिस तरीके से उस दुखद मतलब संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार ने, एक लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए जनता के जान और माल के लिए, उस आपदा के समय में जिस तरीके से झूठी अफवाह फैला करके इन्होंने बाहरी लोगों को मतलब केवल उत्तर भारतीय नहीं है, उसमें बिहार के भी बहुत सारे लोग थे, उत्तराखंड के भी थे, जिस तरीके से मोबिलाइज किया कि आनंद विहार पे बस मिल रही है, यानी ये झूठी खबर थी। और जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको ऑल ऑफ सडन आई हुई क्राइसिस को जो टैकल किया, इमीडिएट बसों का इंतजाम करना, इसके साथ पूरे रास्ते भर सरकार और जनता का सहयोग जो यात्रियों को मिलता रहा वो अनुकरणीय है। और इस चीज को बीजेपी वाले बार बार याद भी दिला रहे हैं चुनाव में कि केजरीवाल ने क्या किया था, और जनता भी इस दर्द को समझ रही है। तो मुझे लगता है यही कारण है कि इस मुद्दे को इन्होंने उठाया। केजरीवाल एक बार बोलते थे कि बाहर के लोग आके, उत्तर भारत के, बिहार के लोग आकर के यहाँ 500 रुपए में इलाज करा के चले जाते हैं। भारत एक राष्ट्र है और जितना भी भारत में जितने भी स्टेट हैं, कोई भी आदमी कहीं पे भी जा करके अब वहां सरकार की फैसिलिटीज को ले सकता है भारत का नागरिक होने के कारण, बिना किसी भेदभाव के। महाकुंभ की बात करें, लाखों साल की परंपरा है। जो भारत के बारे में बोला जाता है कि अनेकता में एकता, उसका ये एक सटीक उदाहरण है। अपने आप बिना किसी निमंत्रण के जहां पे 1-1, 2-2 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं, दुनिया के सामने ये नजीर है कि न जाति कोई पूछ रहा है, न धर्म कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, आप कहाँ से आए हो, क्या हो। बाघ, बकरी, शेर जितने हैं सब एक ही घाट पे स्नान कर रहे हैं। तो राजनीतिक इम्पैक्ट इसका पड़ता ही है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट इंडियन हिंदू फिलॉसफी का, हिंदू विचारधारा का एक कॉन्सेप्ट रहा है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि धर्म जोड़ता है। धर्म, रिलीजन, हमारा जो सनातन धर्म है, दूसरों का मुझे नहीं पता, वो एक इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग सोसाइटी में पैदा करती है। प्लस इसके साथ ही और जितनी एक्टिविटी होती है, चाहे पॉलिटिक्स, आप मेरे को दसियों हजार साल के भारत के इतिहास में एक कालखंड बता दीजिए जब भारत की राजनीति धर्म विहीन रही हो। राम से लेके कृष्ण से लेकर के मेडिवल हिस्ट्री में आप मुझे बता दीजिए, शिवाजी महाराज क्या धार्मिक नहीं थे? उनका तो झंडा ही जो था भगवा था। जितने भी उसके पहले भी जितने राजा हुए हैं, राजपूत लोग तो जितने भी थे वो भवानी का या देवी को ही, कुल देवी की ही कसम खा करके, शपथ लेकर के वो जो है रण क्षेत्र में जाते थे। तो धर्म को तो अलग किया ही नहीं जा सकता है। बीच में पता नहीं कहां से ये सेकुलर वगैरह आ गया भारत की मिट्टी से। और यहाँ पे जो क्रियाकलाप होते हैं सुबह से शाम तक, कोई भी फंक्शन हो, आप देखिए उसका उद्घाटन कैसे होता है, दीप जला के, सरस्वती वंदना करके होता है। तो धर्म हमेशा जोड़ने के लिए है, हमको आगे बढ़ाने के लिए है। ये महाआयोजन है महाकुंभ, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, धार्मिक भी पड़ेगा, सोशल भी पड़ेगा। सबसे बड़ा विजिबल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। और केवल उत्तर भारतीयों पे ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर भारतीय लोग या प्रयाग के अगल बगल रहने वाले लोग इससे प्रभावित हैं। हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी, भारतीय में कोई भी धर्म का हो, अगर वो भारतीय है तो महाकुंभ
उनके लिए उतना ही आदरणीय है, पूजनीय है, श्रद्धा का भाव है, चाहे वो महाराष्ट्र में रहता हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे भारत के बाहर कहीं पे भी रह रहा हो। आप जाके देखिए ना, हर स्टेट के लोग आए हुए हैं, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, हर तरीके के अखाड़े लगे हुए हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। तो महाकुंभ तो भारतीय परंपरा का जो दैव काल से, भारतीय दैवीय काल से, देवताओं के काल से जो भारतीय परंपरा चली आ रही है, उदारता की, जितनी अच्छी चीजें होती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की, ये सब उसका लाइव एग्जाम्पल है कि लाखों साल के बाद भी अगर भारत संस्कृति अगर कहीं बची है तो वो भारत में बची हुई है। लाखों साल के बाद भी हजारों आक्रांता आए और चले गए, कितने गाजी आए और चले गए, कितने लोगों के तलवार की धारें मुड़ गई, लेकिन हमारी परंपरा को हमने आज तक जीवित रखा है। भारतीयों ने, सनातनियों ने, जैनों ने, बुद्धों ने, सिखों ने। ये लाइव एग्जाम्पल है। जो लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उनको बोलिए जाइए जरा वहां रह करके आइए और फिर देखिए, भले ही वो हार्वर्ड से पीएचडी किए हुए हो, जेएनयू से कोई प्रोफेसर हो, कोई साइंटिस्ट हो, भेजिए उनको वहां पे, उनको पता चलेगा कि परंपराओं का संरक्षण कैसे होता है लाखों साल से। ये इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। बिना किसी सरकार की मदद के लाखों अटैक होने के, लाखों विपदा होने के बाद भी, विपदाएं आई, नेचुरल कैलामिटीज आई, उसके बाद भी हमने अपनी परंपरा को जो है सहेज करके रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनमानस की, भारत की जनता की, भारत के सिद्धांतों के, भारत के धर्म की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब लाखों लाखों वर्ष की परंपरा को संरक्षित रखना एज इट इज वे में। यहाँ साल 2 साल के बाद लोग अपनी फोटो जो है सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। जी बताइए। ये आपकी बात को तो काफी सही अपने को है, लेकिन एक जो राम मंदिर के आंदोलन के लिए हजारों वर्षों से हमारे हिंदू समाज के लोग लड़े और उसमें अपनी बलिदान दिए, उसी राम मंदिर को लेकर एक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया था कि उनकी नानी ने मना किया था कि ऐसे जगहों पे दर्शन करने मत जाना। आज उसी राम मंदिर का जाके अरविंद केजरीवाल जी ने दर्शन भी किया और उन्होंने जो कि 15 सालों से मौलानाओं को एक वेतन देते थे, आज उनको पुजारी और ग्रंथियों को वेतन देना याद आया है। क्या उनको भी एक धर्म के रास्ते पे चलकर वोट पाने की इच्छा जाग गई है? जो राम मंदिर का दर्शन करने के लिए मना करती थी नानी, आज उन्हीं की नानी सपने में या ऊपर से आकाशवाणी की कहीं आप भी धर्म के रास्ते में जाइए, क्योंकि आपके मौलाना नाराज हो गए हैं, आपको वोट नहीं मिलने वाले। इसके लिए उन्होंने पुजारियों ग्रंथियों को पेमेंट देना चालू किए और राम मंदिर और मथुरा कई जगह जाके दर्शन कर रहे हैं। उनको भी धर्म के रास्ता दिख गया क्या? देखिए, सनातन स्वयं में अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। देवताओं के काल से राक्षस लोग भी अटैक करते रहे हैं, वो भी झुके सनातन के सामने और सनातन के सिद्धांतों को माना। मुगल काल में भी आक्रांता आए, मंदिरें तोड़ा, तलवार के दम पे, लालच के दम पे, किसी भी तरीके से उन्होंने सनातन के ऊपर प्रहार किया और यही सोच करके सब लोग प्रहार करते रहे हैं कि हम सनातन को झुका देंगे। लेकिन आज तक इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है। मैं औरंगजेब का उदाहरण देता हूँ। ये वो इस मामले में जो है मतलब बुढ़ापेपन तक वो युद्ध लड़ता रहा और इन सब चीजों को करता रहा। अंत में उसको कहना पड़ा, उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी, हार मानते हुए, कि सनातन को मैं नहीं झुका सकता, मेरी तलवार खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत सारे, मैंने आपको बोला ना, किसी न किसी भेष में न जाने कितने गाजी आए हैं जिन्होंने बोला कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो केजरीवाल जो आज सनातन को मान रहे हैं, उनको एहसास हो गया कि सनातन की शक्ति क्या है, तभी वो शरणागत हुए हैं। हालांकि मैं अभी भी इसको रियल वे में श्रद्धा भाव से मैं नहीं मानता हूँ, ये सब चुनावी नौटंकी है इन लोगों की और जनता भी इस चीज को समझती है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के आप सनातन के सामने झुके हो, तभी तो आप राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। और मैं तो अभी भी बोलता हूँ, कितने लोग आए और चले गए। जिस किसी भी आदमी को लगता है कि सनातन से युद्ध करना चाहता है, वो करके देखे। कितने लोग, इतिहास भरा पड़ा है कि किन किन लोगों ने मत्था टेक दिया, मत्था नहीं, घुटने, पहले घुटने टेके फिर मत्था टेका। तो केजरीवाल उसके एक जीवंत उदाहरण है। और भी बहुत सारे लोग आज के समय में, ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं जो अल्टीमेटली मंदिर मंदिर भटकने लगे। मंदिरों को गालियां देने वाले लोग मंदिर मंदिर भटकने लगे,
त्रिपुंड लगाने लगे, गंगा में स्नान करने लगे। एक उदाहरण और देता हूं, सनातन के बारे में भले ही कोई कुछ बोले, जिंदगी भर बोले, लेकिन मरने के बाद उनकी हड्डियां जो है या तो संगम त्रिवेणी में प्रवाहित होती हैं या हरिद्वार में प्रवाहित होती हैं। यानी झुकेंगे, चाहे मरने के बाद ही क्यों न झुके। तो सनातन अविजित है, सनातन के ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता है। केजरीवाल वगैरह या कोई भी नेता या कोई भी समकालीन आदमी बहुत छोटा है। लाखों साल से अगर हमारी परंपराएं मेंटेन करके हिंदुओं ने रखा है, भारतवासियों ने रखा हुआ है, तो केजरीवाल क्या है? जी पूछिए। हेलो 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 हेलो। आपने सही बोला अभी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी का जो विसर्जन किए थे प्रयागराज में किए थे, लेकिन अपने चाचा का ले जाके हरिद्वार में किए। इसके पीछे क्या है? या उनको संगम में जाने से बचने के लिए ऐसा किए कि हमें संगम में जाऊंगा तो सब हमारे जो तुष्टीकरण वोट है वो नाराज हो जाएगी, इसके डर के कारण वो संगम में नहीं गए और वो जाके दूसरे जगह गंगा में ही गए। उससे कोई आपत्ति नहीं है। हरिद्वार में गए हैं, वो खुशी की बात है, लेकिन वो प्रयागराज में नहीं गए जहाँ पे विदेश से आ रहे हैं। बताए जा रहे हैं कि 20 देशों से लोग आ रहे हैं वहाँ पे स्नान करने, कुंभ का नजारा देखने के लिए, अपनी जो धार्मिक है उसकी सच्चाई जानने के लिए, उसके अंदर वो लीन हो रहे हैं कि धार्मिक क्या चीज है, हिंदू संस्कार कुंभ के बारे में क्या बोलती है, उसकी जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने ये जो किया, हरिद्वार में जाकर के प्रवाहित किया, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर के। ये चीज रामचंद्र जी ने खुद बोला था जब रावण की मृत्यु होने वाली थी, जमीन पे पड़ा था। बाली की भी जब मृत्यु होने वाली थी, राम और बाली का जो संवाद हुआ है, चाहे भीष्म पितामह का ले, ये हमारे यहाँ का संस्कार है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहा भी गया है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा, हे गंगा माता, तुम्हारे केवल दर्शन से मुक्ति मिलती है। आप चाहे प्रयाग में अस्थियों का विसर्जन करें, चाहे बीच में जहां गंगा जी हैं आप हरिद्वार में करें, जहां जहां गंगा जी हैं। अच्छा, एक और परंपरा है कि अगर गंगा नहीं है तो उसी के समकक्ष और भी बहुत सारी पवित्र नदियां पूरे भारत में है जहां पे कि आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इसको जो है, मैं कोई राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहता हूं। उन्होंने हरिद्वार में विसर्जित किया, उतना ही पुण्य मिलेगा। और प्रभु से मेरी कामना है कि मृतात्मा को अपने श्री चरणों में जो है जगह दे, उनको बैकुंठ लोक में स्थान दे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इतना विशाल जो महाकुंभ लगा हुआ है ग्लोबल लेवल पे, मुझे लगता है, हालांकि इसके पहले भी आप देखेंगे शंकराचार्य और मंडन मिश्रा का ऐतिहासिक द्वैत वर्सेस अद्वैतवाद का जो शास्त्रार्थ हुआ था वो भी प्रयाग में हुआ था। और इसके पहले जो विदेशी लोग आए थे, जो है शिक्षार्थी वगैरह बन के, वेनसांग फाइयान वगैरह, उन लोगों ने भी इन सब चीजों के बारे में चर्चा की है। राजा हर्षवर्धन की कहानी तो सभी को पता है कि वो हर बार प्रयाग आते थे और दान देते थे। एक बार दान देते देते इतने ठंड में उन्होंने अपने सारे कपड़े जो है दान दे दिए, उनके पास पहनने को कुछ नहीं बचा। तो उनकी बहन ने उनको कपड़े दिए पहनने के लिए, तब वो वापस गए। तो ये प्रयाग की महिमा है। और मेरे ख्याल से ऐतिहासिक तरीके से पूरी दुनिया इस चीज को आज पहली बार अनुभव कर रही है कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। ये देखिए, ये जितने मेला ठेला होते हैं ना, चाहे छोटा मेला हो चाहे बड़ा मेला हो, चाहे प्रयाग का मेला हो या इसी पुष्कर का भी मेला राजस्थान में लगता है, 4 जगह प्रयाग लगता है, साउथ इंडिया में बहुत सारे मेले लगते हैं, हर गांव में यहाँ मेला लगता है। तो ये मेले ठेले की जो संस्कृति है ना, इसी से जो है हम लोग बचे हैं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बचा है, हमारी इकोनॉमी भी। जो देखिए, मैं तो माइक्रो इकोनॉमी का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझना हो, ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो इकोनॉमी के प्रोफेसर होते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग, माइक्रो इकोनॉमी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, जिनको ये चीज एक्सपीरियंस करना हो, गांव के छोटे से मेले में जाके देखे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सनातन का कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमी का सनातन का कॉन्सेप्ट क्या है,
और आ करके यहाँ पे पीएचडी हार्वर्ड वगैरह छोड़ के यहाँ पीएचडी करने लगेंगे। अगर माइक्रो इकोनॉमी के डायनामिक्स को समझना है तो आप कुंभ जाइए, भारत के गांव के छोटे छोटे जो मेले होते हैं आप वहां पे जाइए। इक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो मनी है वो समाज में सर्कुलेट कैसे होता रहे, एक हाथ में न टिके, एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे जाए, इसके लिए मेले और ठेले की व्यवस्था, ये इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कोई अगर बोलेगा तो मैं 10 घंटे भी इसके मेले ठेले की जो व्यवस्था है उसके इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पे बात कर सकता हूँ। सोशल बॉन्डिंग अलग से डेवलप होती है। बहाना भले ही रिलीजन हो, प्लेटफॉर्म रिलीजन है, लेकिन मल्टीटास्किंग होता है। सोशल हार्मोनी डेवलप होती है, जात पात का कोई वो नहीं। सबसे बड़ा प्रयाग महाकुंभ जो आयोजित किया जाता था, जितने नए नए तरीके के विचार और रिसर्च होते थे, सारे साइंटिस्ट यानी ऋषि, उस वक्त के ऋषि वहां आते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था। वहां मेडिकल के कैंप लगते थे, मतलब जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर होते थे आज भी लगते हैं, उस वक्त भी लगते थे। वो शिक्षा का स्थान भी होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। आजकल लोग सेमिनार करते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, कोई नई चीज आई है तो उसकी लॉन्चिंग के लिए, उसको बताने के लिए कॉन्सेप्ट। तो ये एक बहुत बड़ा नेचुरल सेमिनार था जिसमें समाज के हर अंग को इंटरैक्ट करने का, अपनी चीजें बताने का और दूसरों की चीजों को आत्मसात करने के लिए एक मौका प्रदान करता था। दिस इज द बिगेस्ट एंड ईवर ओल्ड, सबसे पुराना, आप आधुनिक वे में देखें तो ये नेचुरल सेमिनार है, इस तरीके से आप समझिए जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या खटाखट स्कीम पंजाब 1000 वादा किए थे, आज तक नहीं मिल पाया वहाँ के महिलाओं को, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी तो सब जगह फार्म ही भरवा लिए थे, पूरा यूपी में लाइन लगी थी उनके कार्यालयों में। और हिमाचल प्रदेश का हाल देख रहे हैं कि उनका नीलाम होने का कोर्ट ने जो है दिल्ली वाला वो कर दिया था, और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। क्या ये फ्री रेवड़ी जो है भारत के लिए शुभ संकेत है, या श्रीलंका और पंजाब और हिमाचल दिख रहा है? नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दूं, दान देना, अच्छे मन से जरूरतमंद लोगों को मदद करना, एक कहावत है ना कि दान दिए धन न घटे। हाँ, तो अगर उस उद्देश्य से किया जाता है तो भारत में धन की कमी कभी नहीं रही है। बड़े बड़े राजाओं ने जो है बहुत दान दिए लोगों को, लेकिन एक मतलब मेलिफाइड इंटेंशन से, जहां पे कि आप पब्लिक को बेवकूफ बना करके इस तरह की स्कीमें आप खटाखट की देंगे, ये बताता है कि जिसने भी ये स्कीम चलाई उनको इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है। भाई आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे, ये चीजें करने पे जो आपको बर्डन आएगा, अगर इतना ही पैसा रहा होता तो 70 साल में भारत के हर गांव की सड़क सोने की बन गई होती। बहुत सारी चीजें जो अब हो रही हैं, हाईवे वगैरह बन गए होते। तो इकोनॉमी को उन्होंने समझा नहीं स्टेट के, और उन्होंने सोचा ये चीज करके हम इलेक्शंस को जीत लेंगे, और जीत भी लिया उन्होंने इलेक्शंस। लेकिन जब रियल में इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वहां पे दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि खजाने में है नहीं। तो ये दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो अब वो स्कीम भी खत्म हो गई, उसके बाद आज तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की कि भैया खटाखट स्कीम में 50 लोगों को ये चीज खटाखट दी गई, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होना ही नहीं है। बेसिक सपोर्ट जो सिस्टम चाहिए वो है ही नहीं, तो आप स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो बेवकूफ बना के आप लोग निकल लिए। तो ये चीजें हैं जो कि पब्लिक अपने आप डिसाइड करती है। आप एक बार करेंगे, आपकी इमेज या तो अच्छी बनेगी या खराब बनेगी। फेल्योर होंगे तो पब्लिक के दिमाग से आपकी इमेज खराब बनेगी, और मीडिया में भी फजीहत होती है जी। क्या महाकुंभ प्रयागराज का 2029 और 2027 का मार्ग प्रशस्त कर रहा है? देखिए एक चीज है, ये महाकुंभ को जिस तरीके से आयोजित किया गया, प्लस टेक्नोलॉजी के एज में लाइव जो सभी लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया, इन सब जगहों से, टीवी वगैरह, अखबार वगैरह से, एक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ेगा भारतीयों के अंदर, और भारतीय परंपराओं में विश्वास रखने वाले अंदर ही अंदर। आप देखिए, चाहे कोई उसको महसूस करे, बोले, व्यक्त करे या ना करे, लेकिन हम सब एक है। यानी मैं आपको बताता हूँ, वेद की
एक रचना है, एक श्लोक है, संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनासी जानताम। मतलब सब लोग एक साथ चलो, मिल के चलो, सब लोग नेक इरादों के साथ, एक इरादों के साथ चलो। तो ये महाकुंभ तो उसी का उदाहरण है। और रीडेवलपमेंट ऑफ दिस फीलिंग, इस फीलिंग का एहसास फिर से दिलाना भारतवासियों को, ये महाकुंभ का आयोजन बखूबी कर रहा है। कोई भी भारतीय, हिंदू, सनातनी, बौद्ध, सिख, जैन, दुनिया में कहीं पे भी बसे हों, इस महाकुंभ से उनको एक गर्व की फीलिंग हो रही है, अपने देश की परंपरा, लाखों साल पुरानी परंपरा। और एक चीज और है, बिना सरकार के बहुत ज्यादा सहयोग के भारतीय लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ये उस चीज को दिखाता है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं। एक भी दुर्घटना नहीं हो रही है, कोई अपराध नहीं हो रहा है वहां पे। और सबसे खास बात, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग जहां आ रहे हैं, शायद एक भी खबर अखबार में आपने नहीं सुनी होगी कि कोई बच्चा खो गया, कोई पुरुष खो गया, कोई महिला खो गया। एक बड़ी खास बात है महाकुंभ की, आप लोग तो उसी क्षेत्र के हैं, हमारे गांव के हैं, तो आपको पता होगा, हर मेले में, महाकुंभ के मेले में कई छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग खो जाते हैं। एक जो है भूले बिछड़ों का केंद्र भी वहां पे जो है सरकार बनाती है, लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंस होता रहता है। अब तो शायद टीवी वगैरह भी लगे होंगे, तो वो स्क्रीन पे उन लोगों को दिखाए भी जाते हैं कि कौन कौन लोग भूले बिछड़े में आए हैं। ये वहां का नियम है। कोई भी आदमी किसी भी बच्चा को पाएगा जो भूल गया है रास्ता, किसी भी आदमी को जो भूला भटका हुआ रहता है, कोई भी आदमी, पुलिस वाले पाया, कोई साधु पाया, उसको ले जाके भूले बिछड़े केंद्र पे छोड़ देते हैं। वहां से अनाउंस होता रहता है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए खिलौने, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके से जो खिलौने, टॉफी, चॉकलेट बच्चों के पसंद के रखे रहते हैं। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, बच्चों को याद ही नहीं आता है कि हम खो गए हैं, वो खेलने में इतने मस्त रहते हैं। ये बड़ा विलक्षण जो है, मतलब व्यवस्था अभी से नहीं, हमेशा से ये रही है। तो ये तो एक, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पार एक्सेलेंस। और अगर सिक्स सिग्मा की रेटिंग दी जाए तो महाकुंभ को 6 सिग्मा की रेटिंग मिलनी चाहिए, एक भी एरर नहीं होगी। 6 सिग्मा रेटिंग का मतलब होता है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख एक्टिविटी में एक डिफेक्ट हो। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि महाकुंभ में कोई डिफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो 6 सिग्मा की रेटिंग भी, 1 मिलियन क्या, अगर 1 करोड़ नहा रहे हैं तो 10 मिलियन हो गया, और 2 करोड़ नहा रहे हैं तो 20 मिलियन हो गया। तो 20 मिलियन में अभी जो 2-2.5 करोड़ लोग आए, उसमें एक भी डिफेक्ट नहीं मिला, ना कहीं पुल टूटा, ना कहीं दुर्घटना हुई, ना कहीं खोया, ना कहीं कोई बिछड़ा। तो एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, और जो कि हमारे रिलीजन की ये विशेषता रही है। मैं 50 ऐसे उदाहरण दूंगा, और इतनी बड़ी भीड़ तो कहीं कोई इकट्ठा, इस धरती पे इतनी बड़ी भीड़ अब कहीं आज का इकट्ठा नहीं हुई है। प्रोग्राम खत्म किया जाए फिर। और बहुत लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम और नमस्कार। और ए के मिश्रा जी अपने यहाँ से ही हैं, टीवी पे बैठते हैं, इनको आप हर टीवी चैनल पे देखते होंगे, और फिर किसी दिन जोड़ेंगे या यूट्यूब चैनल पे जोड़ेंगे, आप देख सकते हैं। मिश्रा जी का एक और आप लोग को बता देता हूँ, हमारे भैया ट्रेनिंग भी देते हैं राजनीति स्तर से। जो माने लोग हैं, यदि उनको जैसे कहीं पे तकलीफ हो रहा है किसी भी तरह से, वो भैया से जुड़ के उनका सलाह लेके काफी योगदान पा सकते हैं भाई जी का। हमारा यही विश्वास है कि आने वाले टाइम में अपनी जो भी कमियां हैं राजनीति स्तर से या राजनेताओं, मतलब अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भैया जी का आशीर्वाद हम लोग को चाहिए। इनसे हम लोग का जुड़ा रहना काफी अच्छा होगा। यही प्रयास करेंगे कि सभी लोग भैया जी को से अपने मिश्रा जी से जुड़ने का कष्ट करें। जय श्री राम। आपके दर्शकों के लिए एक अंतिम लाइन मैं बोल दूं। हाँ, चरण वै मधु बिंदन्तु चरण स्वाद मृदिम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमांडम न तु तंदयते चरण चरयवेति चरयवेति चरयवेति। ऐतरेय ब्राह्मण ने ये बोला है। इसका मतलब है चलने का फल मीठा होता है, जो चलता है उसको अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य मिलता है। सूर्य को देखो, चांद को देखो, ये सब लोग चलते रहते हैं। अतः चलते रहो, चरयवेति चरयवेति चरयवेति, चलते रहिए, चलते रहिए। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को धन्यवाद कि आपने मुझे इतना महान प्लेटफॉर्म प्रदान किया।
जी 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 जी। और हमारी तरफ से आपको प्रणाम और नमस्कार और जय श्री राम। और फिर किसी दिन और किसी विषय पर वार्ता होगी तो आप जरूर जुड़िएगा और YouTube चैनल पे भी जुड़िएगा। इसके लिए आपको कोट कोट सा धन्यवाद। मेरा आकांक्ष चैनल सब्सक्राइब किया और आप अपना बता दीजिए, लोग सब्सक्राइब करें और सुने। आप अपने चैनल का वो बता दीजिए, लिंक, नाम। आप गूगल पे जाके AK मिश्रा पॉलिटिकल कंसल्टेंट कोई भी आदमी सर्च कर ले, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, या AK मिश्रा बिजनेस कंसल्टेंट, वो सर्च कर ले, उनको मिल जाएगा। उसके लिए कोई बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं। AK मिश्रा बिजनेस कंसल्टेंट, AK मिश्रा पॉलिटिकल कंसल्टेंट ढूंढ लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। हृदय से आभार आपको। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।